हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जावा प्रोग्रामिंग गोल। इस वीडियो में हम बात करेंगे लूप्स इन जावा। तो जावा में तीन टाइप के लूप्स होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। जावा में लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। तो आज की वीडियो में हम फॉर लूप को डिस्कस करेंगे। फॉर लूप को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि फॉर लूप की नीड क्या है। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम इसमें देखेंगे। उससे पहले हम एक बार अपनी वेबसाइट पे देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लूप का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या किसी मेथड या किसी भी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना होता है। अब वहाँ पे हम एक अपनी कंडीशन दे सकते हैं जब तक हम उस स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हों। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं लूप्स। तो हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि इसकी नीड क्यों है। सपोज करो मैंने आपको कहा कि आपको javagol.com को लिखना है 5 या 10 टाइम्स। तो विदाउट लूप आप इसको कैसे लिखेंगे? आप system.out.println में इसको लिखोगे और उसको 10 टाइम्स लिखोगे। तो अगर मैं आपको यही काम 20 टाइम्स कहूँ या 100 टाइम्स कहूँ तो आपके लिए एफर्ट्स काफ़ी बढ़ जाएगा और आपको ये चीज़ अननेसेसरी लगेगी। तो इसी चीज़ को सुधारने के लिए जावा में इंट्रोड्यूस हुए लूप्स। अब लूप्स क्या करते हैं, जिस स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे बताते हैं कि हम इसको इतने नंबर ऑफ टाइम्स यूज़ करना चाहते हैं, तो वो उतने नंबर ऑफ टाइम उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है। तो मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल यहाँ पे फॉर लूप का ले रहा हूँ जिसमें हम एक बार देखेंगे ये कैसे काम करता है। मैं इस कोड को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ। देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आती है। तो यहाँ पे मेरा javagol.com 10 टाइम प्रिंट हुआ क्योंकि मैंने उसको यही बताया था कि मुझे ये आउटपुट 10 टाइम्स चाहिए। तो ये थी कि हमें फॉर लूप की नीड क्यों है। अब हम देखते हैं कि फॉर लूप को हम कैसे लिखते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है और उसे हम कैसे यूज़ करेंगे। फॉर लूप की डेफिनेशन हमें कहती है कि जब हमें किसी ब्लॉक ऑफ कोड को सेवरल टाइम्स एग्जीक्यूट करना होता है या फिर एक फिक्स्ड ऑफ आइट्रेशन रखनी होती है तब हम यूज़ करते हैं फॉर लूप का। जैसे कि मेरे पास कोई स्टेटमेंट है जिसको मैं चाहता हूं कि मैं इसको नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करूं, 10, 20, 50, 5, एनीथिंग जो मैं चाहता हूं, उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं फॉर लूप। अब फॉर लूप का हम एक बार सिंटैक्स देखते हैं कि सिंटैक्स क्या कहता है। जैसे यहाँ पे हमने यूज़ किया है फॉर लूप का कीवर्ड, देन इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और बॉडी ऑफ फॉर लूप। तो फॉर लूप के हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट एंड उसके बाद आती है बॉडी ऑफ फॉर लूप। हम इनिशियलाइजेशन में बताते हैं कि हमारा फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट करेगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट उस लूप का जो बताना होता है वो इनिशियलाइजेशन में हम बताते हैं और इनिशियलाइजेशन ओनली 1 टाइम होती है। तो फॉर लूप में जब भी हम इनिशियलाइज करेंगे अपना वेरिएबल तो वो ओनली उस लूप में 1 टाइम ही रन होगा। अब बात आती है नेक्स्ट कंडीशन की। कंडीशन हमारा सेकंड पार्ट है जो हमें मैंडेटरी है बताना, जिसमें हम ये बताते हैं कि हमारा ये कोड कब तक बार बार एग्जीक्यूट होना चाहिए। उसमें हम बेसिकली बूलियन वैल्यू पे काम करते हैं। जब तक वो वैल्यू ट्रू रहेगी तब तक वो लूप बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही वो वैल्यू फॉल्स होती है तो फॉर लूप रुक जाता है या फिर वो टर्मिनेट हो जाता है। तो कंडीशन में हम अपने अकॉर्डिंग बताते हैं कि मुझे इस कंडीशन तक ये रन करना है। तो ये हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि हम किस किस टाइप की कंडीशन रख सकते हैं। नेक्स्ट है बॉडी ऑफ लूप। बॉडी ऑफ लूप सिंपल है, जो स्टेटमेंट हम बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो हम फॉर लूप की उन 2 ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे ताकि वो बार बार उसी को एग्जीक्यूट करे। और जो वैल्यू होती है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वो हमारे इंडेक्स वैल्यू को रखती है जिस वेरिएबल को हम बार बार अपडेट करना चाहते हैं।
अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं ताकि हम इन सभी चीज़ों को आराम से समझ पाएँ कि इनिशियलाइजेशन क्या है, कंडीशन क्या है, बॉडी ऑफ फॉर लूप क्या है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट वैल्यू कैसे चलती है। तो हमने यहाँ पे एक फॉर लूप का एग्जाम्पल लिया है। इसमें हमारे सारे पार्ट्स कवर हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट और बॉडी ऑफ फॉर लूप। तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे पार्ट है कि हमने यहाँ पे फॉर लूप की वैल्यू को इनिशियलाइज किया है, जो कि मैंने लिखा है i इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैंने अपने फॉर लूप को स्टार्टिंग पॉइंट बताया है कि फॉर लूप को यहाँ से स्टार्ट होना है। अब वो कब तक चलेगा, ये पार्ट हम कंडीशन में डिफाइन करते हैं। तो मैंने कंडीशन में लिखा है कि ये तब तक चले जब तक i की वैल्यू 5 से छोटी है। एंड वो हर बार कितने स्टेप्स चले वो मैंने बताया है इंक्रीमेंट वैल्यू में, कि i में हर बार 1 प्लस करना है तो वो 5 टाइम ही चलेगा। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है बॉडी ऑफ फॉर लूप। तो जब इस पे कंट्रोल आएगा तो सबसे पहले इसकी वैल्यू इनिशियलाइज की जाएगी, देन i की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, i की वैल्यू 5 से लेस है तो इसलिए ये बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा एंड देन जाएगा वैल्यू को इंक्रीमेंट करने। फिर ये i की वैल्यू को करेगा 1, देन अगेन ये कंडीशन को चेक करेगा कि क्या अभी भी वैल्यू i की 5 से कम है, यस वो कम है। फिर वो अगेन इसको एग्जीक्यूट करेगा, देन अगेन इंक्रीमेंट, और ये तब तक रन होगा जब तक i की वैल्यू 5 है। जैसे ही वो 5 होगी तो यहाँ पे ये कंडीशन हमारी हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि 5 लेस देन 5 फॉल्स, और वो उसके बाद डायरेक्ट इस फॉर लूप से बाहर आ जाएगा और वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा। अब हम देखते हैं अपना सेकेंड एग्जाम्पल, जिसमें हमने i की वैल्यू को 1 से स्टार्ट किया है और लेस देन 5 रखा है, इंक्रीमेंट वैल्यू सेम रखी है और i की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। तो साथ ही साथ हम इसको रन भी कर देते हैं ताकि इसकी आउटपुट हम साथ ही देख पाएँ। तो यहाँ पे मैंने उसको इनिशियल पॉइंट बताया है 1, कि फॉर लूप की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से और वो जाएगी जब तक वैल्यू उसकी 5 से कम है। तो ये हमारा 4 टाइम ही रन होगा, आप आउटपुट में देख सकते हैं। तो इसीलिए इनिशियलाइजेशन पार्ट पे हमें अच्छे से कंसंट्रेट करना है, क्योंकि हमें उस टाइम पे ही बताना है कि इसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। देन कंडीशन चेक होगी एंड फिर उसके बाद हम बताते हैं कि हमारी वैल्यू क्या होगी। इसके अलग हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने i की वैल्यू को 1 किया है एंड i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 रहेगी। तो मतलब ये जब तक i लेस देन है या फिर इक्वल है तब तक ये वैल्यू चलेगी। तो ये हमारा 10 टाइम्स चलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ तो ये मेरे पास 5 का टेबल प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है 5 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू i। तो यहाँ पे मेरे पास 5 का टेबल प्रिंट हो गया है। सेम हम नेक्स्ट देखते हैं। हमने नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे मैंने इसकी इनिशियल वैल्यू रखी है 1 एंड लेस देन 10 एंड यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट वैल्यू को चेंज किया है। मैंने इंक्रीमेंट वैल्यू को i+2 कहा है। तो जब हम इसे रन करेंगे तो ये मेरी वैल्यू को ओनली 5 टाइम ही प्रिंट करेगा जो i की वैल्यू होगी। तो वो एक ओड नंबर प्रिंट करेगा 1 3 5 7 9। सेम वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं डिक्रीमेंट के कंसेप्ट के लिए। यहाँ पे मैंने i की वैल्यू 10 रखी है और उसको बोला है कि i की वैल्यू तब तक चले जब तक वो 0 से ग्रेटर है, और i माइनस माइनस किया है मतलब डिक्रीमेंट वैल्यू, और i को प्रिंट किया है। अगर आपको ये ऑपरेटर्स पहले रीड करने हैं तो मैंने एक वीडियो बनाई है जो आई बटन के लिंक में है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो। तो अभी हम डिस्कस करते हैं इस एग्जाम्पल को। तो यहाँ पे मैंने इसको स्टार्टिंग पॉइंट बताया 10 और उसको अपोजिट डायरेक्शन में चलना है, मतलब डिक्रीमेंट की तरफ चलना है। तो सबसे पहले i की वैल्यू 10 है, उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा कि क्या i 0 से बड़ा है, यस बड़ा है, एंड वो i को प्रिंट करेगा। देन उसके बाद वो वैल्यू को करेगा डिक्रीमेंट, मतलब अब वैल्यू i की रह गई है 9। देन अगेन वो कंडीशन को चेक करेगा कि क्या अभी भी वैल्यू i की 0 से बड़ी है, यस वो बड़ी है, एंड देन वो 9 को प्रिंट करेगा। और वो तब तक प्रिंट करेगा जब तक वो 0 से ग्रेटर है, जैसे आप आउटपुट यहाँ पे देख सकते हो।
तो इस एग्जाम्पल को हम एक बार फ्लो चार्ट की हेल्प से समझते हैं कि फॉर लूप काम कैसे करता है। तो सबसे पहले फॉर लूप देखता है इनिशियलाइजेशन क्या है, मतलब फॉर लूप का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। उसके बाद वो चेक करता है फॉर लूप की कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो फॉर लूप की बॉडी को यहाँ से एग्जीक्यूट करेगा एंड देन अगेन वैल्यू को या तो इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा। देन अगेन वो जाएगा वैल्यू को चेक करेगा कि क्या कंडीशन अभी भी ट्रू है। अगर ट्रू है देन वो एग्जीक्यूट करेगा, और वैसा तब तक करेगा जब तक कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है वो फॉर लूप को टर्मिनेट कर देता है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लिखा है जो हमने अभी डिस्कस भी किया है। आई की वैल्यू इनिशियलाइजेशन है 1 से, आई की वैल्यू चलेगी लेस देन और इक्वल टू 10 तक, एंड आई की वैल्यू इंक्रीमेंट है प्लस प्लस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे इसमें वैल्यू इनिशियलाइज हुई एंड उसको यूज़ किया गया। तो इसका कुछ कंट्रोल फ्लो ऐसे चलता है। सबसे पहले वैल्यू इनिशियलाइज हुई, देन वो कंडीशन पे गया। अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो वैल्यू उसने प्रिंट की, मतलब स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया। देन अगेन वो इंक्रीमेंट वैल्यू पे गया, उसने वैल्यू को इंक्रीमेंट किया। फिर अगेन उसने टेस्ट किया, अब वो ट्रू हुई, फिर वो एग्जीक्यूट हुई। तो ये कुछ ऐसे ही लूप में एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक ये वैल्यू फॉल्स नहीं आती। जैसे ही वो वैल्यू फॉल्स आती है वो सारा कंट्रोल फ्लो ब्रेक होता है और वो फॉर लूप से बाहर चला जाता है। तो आप इस एग्जाम्पल को हमारी वेबसाइट javagoal.com से भी रीड कर सकते हो, जहाँ पे हर एक पॉइंट को बताया गया है। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम देखेंगे कि आप यूज़र से इनपुट लेके फॉर लूप में कैसे यूज़ कर सकते हो। सपोज करो आपको एक प्रोग्राम मिला है कि आपको किसी नंबर का टेबल प्रिंट कराना है या फिर कोई काउंटिंग प्रिंट करानी है, तो उस टाइम पे आप फॉर लूप का यूज़ कैसे कर सकते हो। तो हमने यहाँ सबसे पहले स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो हमारा इनपुट लेने के काम आता है, और यहाँ पे एक इंटीजर इनपुट रीड की है। तो यहाँ पे मैंने फॉर लूप का यूज़ किया है। जो नंबर मैं यूज़र से लूँगा मैंने उसे कंडीशन में डाला। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इंटीजर i इक्वल टू 1, मतलब मेरा इनिशियल जो स्टार्टिंग पॉइंट है फॉर लूप का वो 1 से स्टार्ट होगा, और वो कब तक रन होगा, जब तक मेरे यूज़र की इनपुट तक वो पहुँच नहीं जाता। सपोज करो यहाँ पे मैं 10 डालता हूँ तो वो 10 तक चलेगा। अगर मैं यहाँ पे 15 डालूँगा तो वो 15 तक चलेगा। और यहाँ पे मैंने वैल्यू को इंक्रीमेंट किया है तो उसे तब तक प्रिंट करेगा। फिर मैंने अगेन एक और फॉर लूप क्रिएट किया है उसी नंबर का, और यहाँ पे मैंने उसका एक टेबल प्रिंट किया है। तो मैं इसको रन करता हूँ और देखता हूँ कि इसकी क्या आउटपुट आती है। तो मैं यहाँ पे एक नंबर डालता हूँ 5। तो मेरा जो पहला फॉर लूप है उसकी आउटपुट ये है काउंटिंग, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है कि i इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो और तब तक चले जब तक नंबर के इक्वल या उससे लेस रहे। तो जब वो तब तक चलेगा जब तक उसके इक्वल नहीं आ गया, तो इसलिए उसने 5 तक ही प्रिंट किया। जब वो नेक्स्ट फॉर लूप में एंटर हुआ तो मैंने उसको कहा था कि 10 तक रन करना है, बट जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते रहना है हर एक इंक्रीमेंट के बाद, तो इसलिए उसने 5 का टेबल प्रिंट किया है। तो आप फॉर लूप में यूज़र से इनपुट लेके भी उसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप का मतलब है एक लूप के अंदर दूसरा लूप यूज़ करना, जैसे कि हम इफ स्टेटमेंट में करते हैं या स्विच स्टेटमेंट में करते हैं। तो हम एक बार इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक फॉर लूप यहाँ पे क्रिएट किया है जिसकी इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट एंड बॉडी ऑफ फॉर लूप। तो ये जो इनर फॉर लूप है ये आउटर फॉर लूप की बॉडी का पार्ट है। तो यहाँ पे हमने इसे दूसरा फॉर लूप क्रिएट किया है एंड उसकी इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड देन बॉडी ऑफ इनर लूप। तो आप इसका सिंटेक्स कुछ ऐसे देख सकते हैं। अब हम इसका देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले हमने आउटर लूप को इनिशियलाइज करना है। देन हमने आउटर लूप को इनिशियलाइज करके उसकी कंडीशन बताई है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तब वो इनर लूप में जाएगा एंड इनर लूप को इनिशियलाइज करेगा एंड फिर उसकी कंडीशन चेक होगी। अगर वो ट्रू होती है तो पहले इनर लूप एग्जीक्यूट होगा, जब इनर लूप फॉल्स होगा तब वो वापस आएगा आउटर लूप पे
एंड देन आउटर लूप का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा एंड अगेन ये लूपिंग चलती रहेगी। तो हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि ये इंटरनली वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे मैंने एक आउटर लूप क्रिएट किया है i इक्वल टू 1 एंड i की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू हो 3 तक एंड इंक्रीमेंट वैल्यू। देन उसके अंदर एक इनर फॉर लूप क्रिएट किया है जिसमें मैंने j की वैल्यू को लिया है 1 एंड j की वैल्यू हो लेस देन या इक्वल टू 3 एंड j की वैल्यू इंक्रीमेंट। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं कि आउटपुट कैसे देता है और क्या देता है। तो अभी मैंने इसको रन किया है, तो सबसे पहले मेरे पास आइटरेशन चली आउटर लूप की जिसमें उसने i की वैल्यू को 1 प्रिंट किया। तो मतलब वो सबसे पहले यहाँ पे आया, उसने i की वैल्यू को देखा 1 है एंड क्या वो 3 से लेस है, यस वो लेस है, इसलिए वो इस लूप में आया। फिर उसने j की वैल्यू को इनिशियलाइज किया 1 एंड उसके बाद उसने देखा कि क्या j की वैल्यू लेस देन है 3 से, यस वो लेस देन है। उसके बाद उसने ये दोनों स्टेटमेंट प्रिंट कराई हैं कि i की वैल्यू भी 1 है और j की वैल्यू भी 1 है। अब जब उसने स्टेटमेंट प्रिंट कराई उसके बाद वो जाता है इंक्रीमेंट पे इनर लूप के। देन वो देखता है कि j की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। अब j की वैल्यू है 2, तो वो इस 2 वैल्यू को अगेन कंपेयर किए करेगा और यहाँ पे देखेगा कि क्या अभी भी ट्रू है, यस ये अभी भी ट्रू है। देन वो अगेन इसको प्रिंट करेगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि आउटर लूप की वैल्यू अभी भी 1 है बट इनर लूप की वैल्यू 2 चेंज हो चुकी है। देन अगेन वो जाएगा एंड इसको इंक्रीमेंट करेगा, कंडीशन को कंपेयर करेगा, वो फिर ट्रू है, देन वो उसको प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे इसीलिए आउटर लूप की वैल्यू 1 है और इनर लूप की वैल्यू 3 है। तो ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक हमारा इनर लूप एक बार फॉल्स नहीं हो जाता। तो अब वो जब इंक्रीमेंट करेगा तो i की वैल्यू जाएगी 4, इसको वो चेक करेगा, ये होगी फॉल्स, तो वो अंदर नहीं आएगा और वो डायरेक्ट यहाँ आएगा और इससे वो कंट्रोल ब्रेक करके वापस जाएगा आउटर लूप के इंक्रीमेंट पे। तो अब वो इसकी वैल्यू करेगा 2। जब वो इसकी वैल्यू 2 करेगा देन वो कंपेयर करेगा इस कंडीशन से। अब ये वैल्यू हमें देगी ट्रू। जब वो ट्रू देगी देन ये अगेन पूरा फॉर लूप दोबारा चलाएगा। इसीलिए हमारा आउटर लूप की वैल्यू है 2 और इनर लूप की वैल्यू है 1। देन सेम प्रोसेस चलेगी आउटर लूप के लिए दोबारा। तो जितने बार हम आउटर लूप हमारा चलता है उतने नंबर ऑफ टाइम हमारा इनर लूप बार बार चलेगा। यहाँ पे अगर मैंने इसको लिखा है 3, तो मतलब कि ये फॉर लूप 3 बार इनिशियलाइज होके हर बार रन होगा। जब ये ब्रेक होगा तब ये वैल्यू इंक्रीमेंट होगी एंड ये फिर दोबारा चलता रहेगा। तो अब हम दोबारा फ्लो चार्ट को देखते हैं कि वो कैसे काम करता है। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हो, इसलिए यहाँ पे लिखा गया था कि अगर इसकी कंडीशन ट्रू होती है तो ये यहाँ जाएगा एंड ये प्रोसेस बार बार हमारी चलती रहेगी। जब ये फॉल्स होगी तब ये दोबारा इसके इंक्रीमेंट करेगा एंड ये ट्रू होने पे दोबारा इसको रन करता रहेगा। हम इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। हम इस स्टेटमेंट को इस फॉर लूप के बाहर लिखते हैं एंड फिर देखते हैं कि आउटपुट क्या आती है। अब हम इसको एक बार रन करते हैं। अब हमारी i की वैल्यू ओनली 3 टाइम्स प्रिंट होनी चाहिए और j की वैल्यू 9 टाइम्स। तो अभी हम देखते हैं कि आउटर लूप की वैल्यू आई है हमारे पास यहाँ पे 1। देन हमारी ये आउटपुट है इनर लूप की। फिर उसके बाद हमारा आउटर लूप दोबारा चला एंड फिर इनर लूप 3 टाइम्स चला, फिर आउटर लूप 1 टाइम चला एंड इनर लूप 3 टाइम चला। तो अब आप इसको देख के आइडिया लगा सकते हो कि सबसे पहले हमारा आउटर लूप चला, उसने ये वाली वैल्यू प्रिंट की, देन पूरा फॉर लूप 3 टाइम्स चला। जब वो फॉल्स हुआ देन वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, फिर ये हमारा 1 टाइम प्रिंट हुआ एंड फिर ये 3 टाइम्स चला। तो ऐसे ही ये नेस्टेड लूप हमारा रन हुआ। अब हम देखते हैं कि हम नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करके उसे एक मैट्रिक्स या फिर कॉलम एंड रोज़ की फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप लिखा है जिसमें मैंने इसकी इनिशियलाइजेशन 1 से की है एंड लेस देन और इक्वल टू 3 तक रखा है एंड इंक्रीमेंट वैल्यू की है। देन अगेन मैंने सेम टाइप का ही फॉर लूप लिखा है। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ
कि ये कॉलम एंड रो की फॉर्म में कैसे आएगा। तो हमारे पास कुछ ऐसी आउटपुट आई है। तो अगर मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूं तो जो बाहर वाला आउटर फॉर लूप होता है वो रो वाइज काम करता है और जो इनर फॉर लूप होता है वो कॉलम वाइज। जैसे कि मैंने इसको लिखा तो जब ये एग्जीक्यूट हुआ ये डायरेक्ट जंप किया इस वाले फॉर लूप में। उसके बाद इसने वैल्यू प्रिंट कराई जे की, तो जे की वैल्यू थी उस टाइम 1, देन उसकी वैल्यू फिर हुई 2, फिर हुई इसकी वैल्यू 3। तो जब वो 3 के बाद यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हुई तो उसका कंट्रोल ब्रेक होके यहाँ आया। उसके बाद मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा जिसका मतलब है कंट्रोल जाए नेक्स्ट लाइन में, तो यहाँ से कंट्रोल आ गया नेक्स्ट लाइन में। देन अगेन वैल्यू इंक्रीमेंट हुई और ये पूरा फॉर लूप दोबारा रन हुआ। तो इसीलिए मेरे पास ये कॉलम वाइज चला और ये आउटर लूप मेरा रो वाइज चला। तो आपको हमेशा याद रखना है आउटर लूप रो वाइज चलता है एंड इनर लूप कॉलम वाइज चलता है। अगर आप यहाँ पे वैल्यू कुछ और प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप वो भी करा सकते हैं या फिर आप यूज़र से भी इनपुट लेके वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। हमने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया है जिसमें हम मैट्रिक्स को प्रिंट करने की ट्राई करते हैं यूज़र से इनपुट लेके। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है स्कैनर। स्कैनर में मैंने यूज़र से इनपुट ली है कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी चाहता है एंड देन मैंने नंबर ऑफ़ कॉलम्स की इनपुट ली है। देन मैंने अगेन आउटर लूप को लिखा है और उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ लिखी हैं। इनर लूप में मैंने नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखे हैं। तो अब हम इसको रन करते हैं कि ये कैसे बिहेव करता है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ में मैं लिखता हूँ 5 एंड कॉलम्स में लिखता हूँ मैं 4। तो मेरे पास कुछ ऐसी आउटपुट आ गई। तो अभी मेरे पास कॉलम है 4, 1 2 3 4 एंड नंबर ऑफ़ रोज़ है मेरे पास 5। आप इस टॉपिक को हमारी वेबसाइट javagold.com से भी रीड कर सकते हैं, जहाँ पे हमने हर स्टेप को एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल एंड फ्लो चार्ट भी क्रिएट किया है कि कैसे कैसे वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होती है एक फॉर लूप की। एंड देन हमने डिस्कस किया है नेस्टेड फॉर लूप विद उसके फ्लो चार्ट के साथ एंड उसके सारे स्टेप्स भी एक्सप्लेन किए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।